अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कुछ रोज कबल जनाब इंडिया में अजब एक वाकया पेश आया। यूपी इलेक्शन के सिलसिले में वोट बटोरने के लिए एक अजब सा ड्रामा दुनिया को देखने में मिला इंडिया से। ये ज़रा आप तस्वीर देखें, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, मतलब बड़ी ही शानदार। और इसका अगर आप नक्शा तो देखें, कितनी बड़ी एक कारीगरी के साथ इनको बनाया गया है और ज़बरदस्त किस्म का इसका नक्शा नज़र आ रहा है। एक मॉडर्न बिल्डिंग बनी हुई है। ये बिल्डिंग असल में जो है ना, ये बीजिंग जो शहर चाइना का कैपिटल है, बीजिंग के एयरपोर्ट की तस्वीर है। कितना ज़बरदस्त एयरपोर्ट है ये। मतलब देखते ही बंदे को पता चलता है यार ये एक बड़े ही माहिर किसी आर्किटेक्ट ने बनाया हुआ है, इसको डिज़ाइन किया हुआ है। अब बीजेपी इंडियन रूलिंग जमात जो कि झूठ बोलने, झूठे प्रोपेगेंडा करने में वैसे ही दुनिया भर में बदनाम है, इन्होंने अपने आवाम को बताना शुरू किया है कि मित्रों ये जो एयरपोर्ट है ना, ये जो आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया एयरपोर्ट है, ये हमने बनाई है। ये हमने बनाई है। ये नोएडा में है, जो इंडिया का इलाका नोएडा, वहाँ पर नोएडा में हमने बनाई है। देखें हम कितने ज़बरदस्त बढ़िया काम करते हैं, ये हमने बनाई हुई है ये एयरपोर्ट। यकीन करें नादरीन, एक तूफ़ान मच गया ट्विटर पर। मोदी साहब के वज़ीर, उनके मिनिस्टर, मंत्री, पार्टी के लोग सभी ने ये तस्वीर अपने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करते हुए कहा कि सिर्फ मोदी ही देश को ऐसी तरक्की दे सकता है। देखें क्या कमाल तरक्की दी है, ये सिर्फ मोदी साहब ही बना सकते हैं। मोदी साहब की जय। जनाब हैशटैग चलाए गए इंडिया भर में, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के हैशटैग चलाए गए। इंडिया को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया मोदी साहब ने। देखिए क्या बना दिया है। अनुराग ठाकुर हो, अनुपमा देवी हो, अर्जुन मेघवाल हो, सारे के सारे टॉप के जो बीजेपी के नेता और समर्थक हैं, इन सब ने चीन की इस एयरपोर्ट को अपना कारनामा गिनवाते हुए अंधभक्तों से खूब दाद वसूल की कि देश अब सेफ हैंड्स में है और देश जो है ना चौकीदार जाग रहा है, तरक्की की राह पर गामजन है और हमने सबको पीछे छोड़ दिया। क्या कमाल। और चीनियों समेत जनाब पूरी दुनिया हंसती रही इन पर, यार ये किस किस्म की मखलूक आ गई है इंडिया के अंदर। क्योंकि नॉर्मल इंसान ऐसे होते नहीं है। वैसे नॉर्मल इंसानों की ये हरकतें नहीं होती। किसी और मुल्क का एयरपोर्ट, अपने दुश्मन मुल्क का एयरपोर्ट उठा के देखें और लोगों को दिखाएं अपनों को, ये हमने बनाया है दुश्मन मुल्क का एयरपोर्ट। चीनी जर्नलिस्ट हैं एक शीन शिवाई, ये फरमाते हैं कि said to know that Indian government officials had to use photographs of China Beijing Daxing International Airport as proof of their achievements of infrastructure। फिर वो ट्वीट में अपना सर पीट रहे हैं कि ये क्या लोग हैं इंडिया के अंदर। मतलब वो चाइनीज़ जर्नलिस्ट हैं, वो भी परेशान है कि ये कौन लोग हैं भाई, ये हमारी एयरपोर्ट दिखा के वाह वाह बटोर रहे हैं लोगों से। इंडिया के अंदर हुकूमत सिर्फ ट्विटर पर है, सारी की सारी तवज्जो फोकस एक ही चीज़ पर है कि हमने इमेज बिल्ड करनी है सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए। उसके लिए चाहे जितने झूठ बोलने पड़ेंगे बोलेंगे हम, जितने झूठ बोलने पड़े। झूठ बोलने में कोई मसला ही नहीं है, खैर है पब्लिक झूठ भुला देती है। यही तो एक दुर्भाग्य है इंडिया का कि कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं होता कि आप इतने झूठ बोल के हाउ डू यू गेट अवे विद दैट। ये एक अजब बात है। ये बीजेपी मुस्तकिल झूठ बोलती रहती है एंड दे गॉट अवे विद दैट। मुस्तकिल झूठ बोलने पर भी वो मतलब उनकी समर्थक जो है ना वो कम नहीं होते। वो तो वो कहते हैं खैर है, झूठ है तो हो जाती है गलती, उनको माफ़ कर देते हैं और इसका फिर बीजेपी भरपूर फ़ायदा उठाती है। बहरहाल एक अजब सी खबर आ रही है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की वर्चुअल मुलाकात हुई है रशिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। वही चाइना जिनके साथ अभी 36 का आंकड़ा चल रहा है इंडिया का। और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत अभी कुछ ही दिन पहले बुरा भला बोल रहे थे चाइनीज़ को। उन्हीं के साथ अब बैठे हैं मिलके, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयास। कहते हैं ना एक शेर है ना, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। ये सारे एक सफ़ में खड़े हो गए, उधर जाके चाइनीज़ के साथ बैठ गए। वैसे तो ये मुलाकात होती रहती है काफ़ी अरसे से, ये तीनों की मुलाकातें होती रहती है। फॉरेन मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बना हुआ है, ये तीनों उसमें जाके मिलते हैं। काफ़ी अरसे से ये सिलसिला जारी है। लेकिन इन हालात में इस मीटिंग का होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया और चाइना की जो रिलेशन है वो इतने बेहतर नहीं है। तो ऐसे में ये इजलास होना एक इम्पॉर्टेंट है। और इस इजलास में जनाब आला अमेरिका को खूब बुरा भला कहा गया, खूब गालियाँ दी गई उनको। चीन और रूस ने कहा कि अमेरिकी डेमोक्रेसी के ट्रैप से दुनिया को बाहर निकालना होगा। अमेरिका की जो डेमोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग है, ये रशिया और चाइना कह रहे हैं कि अमेरिका की जो डेमोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग है वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया
उनको उसमें फॉलो करे, मतलब जो उनकी अमेरिका की डेमोक्रेसी पूरी दुनिया वही करे जो हम करते हैं। भले उनके जो अपने लोकल तौर तरीके हैं मुल्कों के, वो उनकी सोसाइटीज़ जो हैं वो भले ही अमेरिका से डिफरेंट हो, अमेरिका से मैच ना करती हो, तब भी अमेरिका चाहता है कि दुनिया उसकी पैरवी करे और हर कोई अमेरिकी ब्रांड की डेमोक्रेसी नाफिज करे, उसी का ही गवर्नेंस सिस्टम नाफिज करे। शदीद तनकीद की गई अमेरिका के ऊपर और इस निज़ाम के ऊपर, ये जो मौजूदा निज़ाम है इसके ऊपर शदीद तनकीद की गई। हम लास्ट ईयर से ब्रॉडर व्यू में ये डिस्कस कर रहे हैं कि नाजरीन, दुनिया में अब चीन के उभरने से, आप नोट करें, निज़ामों की, सिस्टम की जंग शुरू हो चुकी है। सिस्टम की, जब अफगानिस्तान में गवर्नमेंट गिर रही थी अशरफ गनी की, तभी हमने कहा था कि ये निज़ाम गिर रहे हैं, मौजूदा जो निज़ाम है, मौजूदा जो सिस्टम है दुनिया के अंदर, ये गिर रहे हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पर अंग्रेज़ों के आने से पहले ये अंग्रेज़ी का गवर्नेंस सिस्टम मौजूद नहीं था इन मुल्कों के अंदर। मतलब एक ही इंडिया था, वहाँ पर अंग्रेज़ों वाला निज़ाम नहीं था, ये डेमोक्रेसी नहीं थी। इन सारे मुल्कों के अंदर ये निज़ाम अंग्रेज़ों से बोरो किए गए हैं और बाद में अमेरिका ने जब रिप्लेस किया है, यूके डाउन हो गया, अमेरिका नया सुपर पावर बन गया, उसका भाई ही है अमेरिका एक तरह से। दोनों वेस्ट है ना, अमेरिका और वेस्ट इसी को कहते हैं, वाइट एंग्लो सेक्सन जो भी हैं ये। तो ये अमेरिका आ गया यूके के मुकाबले में, उसकी जगह पर वो आ गया और उसने फिर इसी निज़ाम को कैरी ऑन किया, उसका लीडर बना, उसका करता धरता प्रोटेक्टर बन गया दुनिया में। और चाइना के उभरने से फिर ये निज़ाम गिरने लगे हैं। वो जो पैरेलल फोर्स उभरी है वो तो इन निज़ामों को मानती नहीं है, उसके अंदर अपने दूसरा निज़ाम है, वो इनको नहीं मानती, वो निज़ाम गिर रहे हैं। और अब ये टसल जो है ना निज़ामों की, सिस्टम्स की, ये खुल के सामने आ रही है। और वाशिंगटन और वेस्ट वाले जो डेमोक्रेसी समिट करवा रहे हैं ना, वो ये सारी डेमोक्रेसी समिट इसलिए करा रहे हैं ताकि इन निज़ामों को बचाने के अटैम्प्ट्स किए जा सकें। ये सारी कोशिशें कर रहे हैं कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी को बचाया जा सके, जबकि चाइना और रूस अब खुल के इस डेमोक्रेसी, वेस्टर्न डेमोक्रेसी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं दुनिया भर में। और ऐसे में अमेरिका का जो सबसे बड़ा इत्तेहादी है साउथ एशिया में, इंडिया, ये अपने दुश्मन और अमेरिका के दुश्मन चाइना के साथ बैठ के अमेरिका को पड़ने वाली गालियां सुनता रहा और एंजॉय करता रहा। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो इस इजलास के अंदर मज़े लेते रहे, पॉपकॉर्न लेकर, जैसे मूवी देखते हैं ना वैसे ही मूवी देखते रहे, जयशंकर साहब बैठ के मुस्कुराते रहे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ है? ये तो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, फिर क्यों ये क्या हुआ? क्योंकि अमेरिका और इंडिया में दूरियां पैदा होना शुरू हो चुकी हैं, गड़बड़ पैदा होना शुरू हो चुकी है काफ़ी अरसे से। ये हम बात करते रहे हैं यहाँ पर ब्रॉडर व्यू में कि ये दोनों दूर जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मिसफिट है ना बीजेपी। इसीलिए हम कहते रहते हैं बीजेपी मिसफिट है अमेरिका के लिए। दूरियां आपको होती हुई नजर आएंगी और अभी सामने इसका मिसाल एक और सामने आ गया। अमेरिका और इनके दरमियान दूरियां शुरू हो चुकी हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वेस्टर्न डेमोक्रेसी वाली, क्योंकि वो वहाँ पर एक मोदी की ऑटोक्रेसी आ गई है, एक वहाँ पर तानाशाही आ गई है, मतलब डिक्टेटरशिप है एक तरह की। और उसको जब वो लेक्चर देते हैं तो वो उनको पसंद नहीं करते आरएसएस बीजेपी वाले कि ये हमें क्यों लेक्चर दे रहे हैं कि मुसलमानों के राइट्स और ह्यूमन राइट्स और ये राइट तो वो राइट, तो इसको वो पसंद नहीं करते। इस हवाले से जब वो ह्यूमन राइट्स और इस पे काफ़ी लेक्चर उनको सुना चुके हैं ना, तो इनमें दोनों में जो है वो एक काफ़ी खटपट पैदा हो चुकी है। चीन के ख़िलाफ़ अमेरिका उनकी हेल्प कर नहीं रहा, दूसरा ये फैक्टर है, और जिस हिसाब से करनी चाहिए उस हिसाब से नहीं कर रहा। और अब तो हद तो ये हो गई कि खुद तो हेल्प नहीं कर रहे, वो जब रशिया से इधर उधर से वेपन ले रहे हैं, रूस से जब S-400 लिए हैं इंडिया ने, तो अमेरिका की जानिब से उस पर भी इंडिया को सैंक्शंस का खतरा पैदा हो चुका है कि कहीं अमेरिका सैंक्शंस ना लगा देंगे, तुमने रूस से क्यों खरीदे हथियार। जो कोई भी रूस से हथियार खरीदता है अमेरिका उस पर सैंक्शंस लगाता है, एक हद से ज़्यादा हथियार खरीदने नहीं देता किसी को कि कहीं रशिया दोबारा ना उसकी मिलिट्री जो इंडस्ट्री उभर जाए, और दोबारा वो रशिया को बड़ा टाइट करके बैठे हुए हैं। ऐसे में अगर देखें तुर्की चला गया, उन्होंने क्या किया, तुर्की में FATF में डाल दिया ना उसको, ऐसे इसी वजह से तुर्की FATF में गया, और कोई बड़ी माकूल वजह नहीं थी। इंडिया के ऊपर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं कि पता नहीं आज कोई सैंक्शन लगेगा, कल लगे, डायरेक्टली लगा दें या तुर्की की तरह इनडायरेक्टली लगा दें। मतलब तुर्की को उन्होंने ऐसे ही FATF में डाल दिया। वो ये नहीं बता रहे कि हमने तुम्हें इस वजह से रखा है FATF में, नहीं, लेकिन असल वजह यही है। मतलब तुर्की को उन्होंने असल में इसी वजह, इंडिया को भी यही है कि कहीं ये छुप छुपा के हमें कहीं पता भी ना चले और अचानक से पता चला कि हम किसी ब्लैक लिस्ट में आ गए, तो इंडिया को भी एक ख़तरा पैदा हो चुका है इस हवाले से। इसको बैलेंस करने के लिए चाइना और रूस की तरफ इंडिया आपको नज़र आ रहा है, और इस तरह के इजलासों के अंदर इंडिया आपको दोनों के साथ बैठा हुआ नज़र आता है। डेक्कन हेराल्ड एक बड़ा इंडिया का अखबार है, ये लिख रहे हैं कि ये जो तीनों मुल्क हैं, चाइना, इंडिया और रशिया, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने एग्री किया है किस बात पर,
इस पे एग्री किया है कि द यूनिलैटरल सैंक्शंस had reduced the effectiveness and legitimacy of the United Nations Security Council's sanctions regime and had a negative impact on international economic and trade relations। वो कह रहे हैं अमेरिका ये जो आंखें बंद करके बिल्कुल अपने ही मफाद में जिसकी शक्ल पसंद नहीं आ रही है उस पर यूनिलैटरल सैंक्शन जो लगा रहा है ना, इससे वो जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शन रिजीम है वो तो कठपुतली बन गई है, उसका तो कोई काम ही नहीं रहा, उसकी तो इफेक्टिवनेस ही कम हो गई है। वो इन्होंने तीनों ने मिलके अमेरिका को मैसेज दिया है कि भाई आप क्यों सब पे सैंक्शन लगा रहे हैं, तीनों ने मिलकर दिया है। सैंक्शंस के मामले में अब जो है ना, जब ये सारी चीज़ें इंडिया के गले में पड़ गई हैं S-400 लेने के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है वो हेल्प नहीं कर रहे थे अमेरिकन, तो कुछ ना कुछ तो इंडिया को करना था, तो वो S-400 ले लिया उन्होंने रशिया से। अब मामला जब इंडिया के गले पड़ गया है तो ये सब कुछ हो रहा है। पलटी मार के इंडिया जो है वो इनके साथ बैठा है और फुदक के जो है अमेरिका को छोड़कर इस मामले में वो वहाँ पर चले गए। रूस चूँकि सेलर है, रूस ने S-400 बेचा है और चीन का रूस ज़ाहिर है स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसीलिए रूस की वजह से चाइना इस इशू में आपको इंडिया के साथ देता हुआ नज़र आता है, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी राइवलरी चल रही है अमेरिका के साथ, तो यहाँ पर अमेरिका के खिलाफ बात हो रही है, तो तीनों फिर उस हिसाब से साथ में बैठे हुए हैं। अलबत्ता अमेरिका इस पर बिल्कुल भी खुश नहीं है, इंडिया से बिल्कुल भी खुश नहीं है, गुस्से में, और पाबंदियों की वजह से इंडिया पे काफ़ी ख़राब असर पड़ने की संभावनाएं वैसे हैं तो सही, दुनिया भर में यह बातें हो रही हैं कि भाई इनकी मईशत पे ये असर होगा वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन आई पर्सनली बिलीव, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, शायद अमेरिका इंडिया पे पाबंदियां ना लगाए, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, वो सब पे लगाते हैं, जो भी रशिया से बड़े वेपन्स लेते हैं सब पे लगाते हैं, मुझे लग रहा है इन पे नहीं लगाएंगे, इंडिया पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि तलाक थोड़ी हुई है, ये तो एक इशू है जिस पर एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट है दोनों के बीच, इंडिया और उसके अपना अमेरिकन्स के बीच, लेकिन ये मुस्तकिल तौर पर ताल्लुकात कट ऑफ नहीं हुए, अभी भी इंटैक्ट हैं, बड़े बड़े गहरे रिलेशंस हैं, अभी ऐसा नहीं कि वो मुस्तकिल उधर चले गए चाइना, नहीं 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 नहीं, वहाँ पर तो स्टैंड ऑफ जारी है बॉर्डर पर। असल में ये जो है ना, इंडिया सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, उन पाबंदियों से बचने के लिए सारी कुछ हरकतें कर रहा है, इसीलिए हमें लग रहा है कि नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे अमेरिकन, इस पर पाबंदियाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस वक्त अमेरिकन के पास फ़िलहाल साउथ एशिया में एक यही मात्र इत्तेहादी मौजूद है इंडिया, जिसको वो एक हद से ज़्यादा तंग कर नहीं सकते। अगर ये भी उनकी तरफ चले गए तो फिर बचेगा क्या अमेरिका के लिए, यहाँ पर पूरा का पूरा रीजन BRI में चाइना के पास, ऊपर से बचा हुआ इंडिया जो है वो भी अगर उधर चला गया तो क्या रह जाएगा फिर साउथ एशिया में, तो ये रिस्क नहीं लेंगे। मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये नहीं लगाएंगे सैंक्शन इंडिया के ऊपर, इंडिया का ये वाला पत्ता कामयाब हो गया है, एंड यू हैव टू कंग्रेचुलेट S जयशंकर फॉर दिस, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, और बड़े ज़बरदस्त आदमी है वैसे, बड़े एक कहते हैं ना सीनियर डिप्लोमेट है, उनका ये कार्ड इंडिया के फेवर में मेरे ख्याल से चल गया है और उन्होंने एक अच्छा काम किया है इंडिया के लिए।